नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है कोरोना की सेकेंड वेव। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचा रखी है। पहली लहर ने सबसे अधिक बुजुर्ग लोगों को चपेट में लिया था, तो दूसरी लहर में कम उम्र के लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़ों में यह भी बात सामने आई है कि दूसरी लहर में महिलाएं अधिक संक्रमित हो रही है। दोस्तों यह अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। हैदराबाद के हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में कुल संक्रमित मरीजों में महिलाओं का प्रतिशत 38.5% है, जो बीते साल जुलाई में 34% ही था। अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो महिलाएं 35.4% संक्रमित हुई हैं। वहीं कुल संक्रमितों में 64.6% पुरुष हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार पर मनीष सिसोदिया का हमला। कहा वैक्सीन को लेकर एक के बाद एक झूठ बोल रही है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने वैक्सीन की कमी को लेकर भाजपा पर हमला बोलते ही सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि जिस वक्त देश में लोग मर रहे थे उस वक्त केंद्र सरकार ने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को बेच दी। ये मसला मैंने कल डेटा के साथ रखा था, लेकिन भाजपा ने आज बड़ी बेशर्मी से झूठा आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता के सामने 4 चिट्ठियां रख रहा हूं। इससे साफ हो जाता है कि केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन देने में कितनी गंभीर थी। उन्होंने कहा कि अप्रैल में केंद्र ने राज्यों को 2 कंपनियों से सीधा वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर दिया था। युवाओं के लिए हमें 1 करोड़ 34 लाख चाहिए। इसका क्या हुआ? इन कंपनियों ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन केंद्र का जवाब आया कि उनको 92,800 कोवैक्सीन और 2,87,690 कोविशील्ड ही मिल सकेगी। दोस्तों मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा झूठ बोल रही है कि हमने 5.5 लाख का ऑर्डर दिया है। भाजपा इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही है, जबकि वो भी जानती है कि किस राज्य को कितनी वैक्सीन मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड-19 रेमडेसिविर के बाद अब ब्लैक फंगस के चलते इंफोसिन इंजेक्शन की खपत हुई तेज। गुजरात में मची अफरा तफरी। जी हां दोस्तों, देश में कई शहरों के अस्पतालों से अब कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अस्पताल के बाद अब गुजरात के अस्पताल में ऐसे कोरोना मरीज मिले हैं जो फंगल इन्फेक्शन ब्लैक फंगस से पीड़ित पाए गए हैं। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच इसे एक नई और दुर्लभ बीमारी बताया जा रहा है। रेमडेसिविर के बाद म्यूकोमाइसिस के इंजेक्शन की भी भारी कमी है। नतीजन मरीजों के परिवारों को इन इंजेक्शनों को लेने के लिए कई मेडिकल स्टोरों पर जाना पड़ रहा है। म्यूकोसिस का उपचार बेहद महंगा और जटिल है। दोस्तों इलाज के दौरान रोगी को 15 से 21 दिन के लिए एम्फोसिन बी का इंजेक्शन दिया जाता है। यदि आवश्यकता हो तो दूरबीन के माध्यम से नाक से फंगस को हटाने के लिए सर्जरी भी की जाती है। तब भी इंजेक्शन उपचार जारी रहता है। इस उपचार के लिए रोगी के वजन के आधार पर प्रतिदिन 6 से 9 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। एक इंजेक्शन की लागत 6 से 7 हजार रुपए होती है और 20 से 28 दिन के इंजेक्शन कोर्स में 13 से 14 लाख रुपए लग जाते हैं। दोस्तों गुजरात के राजकोट में इसके मामले बढ़ रहे हैं और अब सौराष्ट्र के सभी मरीज इलाज के लिए राजकोट आ रहे हैं। राजकोट में सबसे बड़ा 250 बिस्तरों वाला म्यूकोमाइकोसिस वार्ड स्थापित किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 24 मई तक रहेगा लॉकडाउन। पहली बार नए केसों से ज्यादा रिकवरी, फिर भी सख्ती है जारी। पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद, बेवजह निकले तो होंगे क्वारंटीन। जी हां दोस्तों, राजस्थान में पहली बार जितने नए केस आए हैं उनसे ज्यादा संख्या रिकवर होने वाले मरीजों की रही है। 15 जिलों में ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है, लेकिन सरकार अभी ढिलाई के मूड में नहीं है। राजस्थान सरकार ने 24 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इमरजेंसी को छोड़ बसों समेत पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर रोक लगा दी गई है। बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों को पुलिस सीधे क्वारंटाइन करेगी। दोस्तों फल सब्जी दूध किराना जैसे आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से 5 बजे, किराना दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक मंजूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
चुनावों के बाद हिंसा पर गवर्नर का ममता बनर्जी पर निशाना, कहा वेस्ट बंगाल में लोकतंत्र हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी की नवनिर्वाचित सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और जनता ने यहां लूट हिंसा के लिए अपना वोट नहीं दिया था। ऐसे हालात में कभी लोकतंत्र नहीं पनप सकता। राज्यपाल ने कहा कि मैं चुनाव के बाद हिंसा का शिकार हुए इलाकों का दौरा करना चाहता था, लेकिन राज्य सरकार ने इस बारे में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब मैं अपने खुद के इंतजाम पर हिंसा ग्रस्त इलाकों का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार हो रही हिंसा की कीमत लोगों को चुकानी पड़ रही है। हाल ही के चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं पर राज्यपाल ने कहा कि आपके वोट का मतलब लूट और हिंसा नहीं है, यह लोकतंत्र खत्म होने के बराबर है। उन्होंने कहा कि अलग अलग हिस्सों से चौंकाने वाली खबरें आ रही है और इसे लेकर काफी चिंतित हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को बनाया नेता प्रतिपक्ष, चुनाव में ममता बनर्जी को दी थी मात। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का सियासी कद भारतीय जनता पार्टी में काफी बढ़ गया है और पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी के अलावा बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष और मुकुल राय के नाम पर भी चर्चा हो रही थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1956 वोटों से हराया था। चुनाव में शुभेंदु अधिकारी को कुल 1,09,673 वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी को 1,07,937 वोट मिले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक, बाइडेन प्रशासन ने किया इमरजेंसी का ऐलान। जी हां दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन पर हुए अब तक के सबसे बड़े साइबर अटैक के बाद बाइडेन प्रशासन ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ऐसा पहली बार है जब किसी देश ने साइबर अटैक के कारण आपातकाल लगाया है। दोस्तों, जानकारों का मानना है कि जिस कोलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर अटैक हुआ है वह रोजाना 25 लाख बैरल तेल सप्लाई करती है, यानी ये वही जगह है जहां से पाइपलाइन के जरिए यूएस के पूर्वी तट के किराने बसे राज्यों में पेट्रोल, डीजल और दूसरी गैस की 45% आपूर्ति की सप्लाई की जाती है। दोस्तों, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि साइबर अटैक के कारण सोमवार को तेल की कीमतें 2 से 3% तक बढ़ जाएंगी। यह भी कहा जा रहा है कि अगर इसे जल्द बहाल नहीं किया गया तो इसका असर और व्यापक हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौत के बाद नदी में बही जा रही कोरोना संक्रमितों की लाशें, गंगा में तैरते दिखे 40-45 शव। जी हां दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले में सुबह गंगा नदी में तैरती कई लाशें देखी गई। ये लाशें फूली हुई थी और लगभग सड़ी हुई थी। यह डरावना नजारा भारत में कोविड संकट को दिखाने के लिए काफी है। बिहार और उत्तर प्रदेश से लगे चौसा शहर की गंगा के तट पर लगभग दर्जन भर लाशें बिछी हुई थी। सुबह जब लोगों की नींद टूटी तो उन्हें बहुत खतरनाक और डरावना दृश्य दिखा। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि ये लाशें उत्तर प्रदेश से बहकर आई और ये कोविड मरीजों की है। प्रशासन का अनुमान है कि परिजनों को इन लाशों को दफनाने की कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने इन्हें गंगा में बहा दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान की हालत गंभीर, आईसीयू में किए गए शिफ्ट। जी हां दोस्तों, सपा नेता और सांसद आजम खान की सोमवार शाम को तबीयत और खराब होती दिखी। जानकारी के मुताबिक उनका कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा और हालात गंभीर होने पर उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उन्हें 10 लीटर प्रति मिनट के प्रेशर से ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। इससे पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रविवार रात 9 बजे लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया। आजम खान और उनके बेटे दोनों ही कोरोना संक्रमित हैं। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की स्थिति स्थिर और संतोषजनक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए चाइनीज कोविड-19 वैक्सीन को दी मंजूरी। इन देशों में पहले हो रही थी इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने शुक्रवार को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। यह पहली चाइनीज वैक्सीन है जिसे WHO
WHO ने इस्तेमाल के लिए पास किया है। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने 2 खुराक के टीके पर हस्ताक्षर किए हैं जो पहले से ही दुनिया भर के दर्जनों देशों में तैनात हैं। दोस्तों WHO ने पहले से ही फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन की बनाए जा रहे टीकों और भारत और दक्षिण कोरिया में अलग अलग साइटों पर तैयार किए जा रहे एस्ट्राजेनेका जाबों को आपातकालीन इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी थी। दोस्तों WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस के मुताबिक आज दोपहर को WHO ने सिनोफार्म बीजिंग की कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है, जिससे यह सुरक्षा, प्रभावकारिता और क्वालिटी के लिए WHO सत्यापन प्राप्त करने वाला छठा टीका बन गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 15,60,70,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 32,56,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में इस वक्त तक 3,27,00,000 से ज्यादा महामारी के मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि ऐसे देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हम पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,26,62,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 2,46,000 के पार है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में भारत में 3,66,000 से ज़्यादा इस महामारी के नए मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है इस महामारी के सर्वाधिक मामलों में। दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र ऊपर है। महाराष्ट्र में 51 लाख से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन से व्यापारियों की हालत हुई खराब, बोले केजरीवाल सरकार टैक्स का पैसा मुफ्त नहीं बांट सकती, हमें भी मदद चाहिए। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से देश के व्यापारी भी काफी चिंतित हैं। कारोबारी गतिविधियां थमने का असर देश के 8 करोड़ व्यापारियों पर पड़ा है। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते अब व्यापारियों का धैर्य जवाब देने लगा है। ट्रेडर्स ने अब केजरीवाल सरकार से मदद देने की मांग की है। केट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार से 17 मई 2021 तक लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले को सही दिशा में लिया गया कदम बताया, मगर खंडेलवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांग की है कि जिस तरह उन्होंने अन्य क्षेत्रों के लिए वित्तीय और दूसरी सहायताओं की घोषणा की है, उसी तरह दिल्ली के व्यापारियों को भी वित्तीय सहायता दिया जाना बेहद जरूरी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन सिलेंडर प्राइस सबके लिए एक हो, कम आय वालों का भी सरकार रखे ध्यान। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि खाली सिलेंडर और भरी हुई सिलेंडर की कीमत निर्धारित की जाए, एक ही कीमत पर सभी को ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों पर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सभी स्टॉक होल्डर और अधिकारी बैठकर इसे तय कर लेंगे। हाई कोर्ट ने इस मामले पर शुक्रवार को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने को कहा है। साथ ही हाई कोर्ट ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक कर खाली सिलेंडर और भरे हुए सिलेंडर की कीमत निर्धारित करने को भी कहा है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा है कि लो इनकम ग्रुप के लोगों को भी ध्यान में रखे दिल्ली सरकार। हाईकोर्ट ने कोविड-19 के इलाज में उपयोग आने वाली दवाओं और चिकित्सकीय उपकरणों को आवश्यक वस्तु घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विश्वास मत जीतने में रहे नाकाम। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद के निचले सदन में विश्वास मत हार गए हैं। ओली को 275 संसदीय प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत जीतने के लिए 136 मतों की जरूरत थी। निचले सदन में कुल 232 वोट डाले गए। 93 सांसदों ने ओली के पक्ष में मत किया, वहीं 124 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिया। 15 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। दोस्तों, प्रतिनिधि सभा के विशेष सत्र में आज ओली ने औपचारिक रूप से विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया और सभी सदस्यों से इसके पक्ष
पक्ष में मतदान करने की अपील की। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुष्प कमल दहल प्रचंड नित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद ओली की सरकार अल्पमत में आ गई थी। इसके बाद उन्हें निचले सदन में बहुमत साबित करना था, जिसमें कि वह नाकामयाब रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना के नए वेरिएंट का कहर, 20 दिन में 26 प्रोफेसरों की हो गई मौत। दोस्तों भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है और लगातार नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर चिंता बढ़ गई है और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने इस संबंध में ICMR को नमूनों की जांच के लिए एक पत्र भेजा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों में हुई मौतों के बाद AMU में बनी ICMR से प्रमाणित लैब ने सैंपल इकट्ठा किए हैं। यूनिवर्सिटी के VC तारिक मंसूर ने ICMR के DG प्रोफेसर बलराम भार्गव को पत्र लिखकर कहा कि जितना जल्द हो सके कोविड सैंपल्स की जीनोम स्टडी कराएं, जिससे यह पता चल सके कि क्या यूनिवर्सिटी में कोविड का कोई नया वेरिएंट विकसित हुआ है। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 20 दिनों के अंदर 26 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है, जिनमें 16 वर्किंग और 10 रिटायर्ड फैकल्टी मेंबर्स शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार AMU के कुलपति तारिक मंसूर के बड़े भाई की भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। ये सभी लोग यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही रहते थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट, अगले 3 दिन इन इलाकों में आंधी तूफान और बारिश का है अनुमान। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का है अलर्ट। जी हां दोस्तों, कल दिल्ली में मौसम में अचानक बदलाव देखा गया था। आसमान में बादल छा गए और कुछ हिस्सों में बारिश ने पारे को नीचे ला दिया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिली है। इसी के साथ दिल्ली वासियों के लिए अगले दिन की सुबह भी खुशनुमा रही। वहीं दोस्तों इसके अलावा देश के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 11 से 13 मई के बीच कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि इस दौरान उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने दिन में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं दोस्तों अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, चुनाव के बाद लगातार बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम, आज लगातार 5वीं बार बढ़े। जी हां दोस्तों, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और प्रतिबंधों की वजह पेट्रोल पंपों की कमाई भले ही गिरी हो, लेकिन भाव में कोई कमी नहीं है। मतलब डिमांड कम है लेकिन कीमतें बढ़ रही है। दोस्तों पिछले हफ्ते लगातार 4 दिनों से कीमतें बढ़ रही है। शनिवार और रविवार को रेट नहीं बढ़े, लेकिन फिर से आज कीमतें बढ़ गई है। दोस्तों चुनाव खत्म होने के बाद से अब तक पेट्रोल 1.13 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि डीजल 1.33 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर है, जबकि दोस्तों डीजल की बात की जाए तो डीजल 82 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल 100 रुपए को पार कर गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना चांदी हुआ और भी महंगा। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 474 रुपए बढ़कर 47,185 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 1050 रुपए उछलकर 70,791 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1820 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.33 प्रति औंस पर सपाट रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना संकट की वजह से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव आगे बढ़ाया गया। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। कोरोना वायरस महामारी के चलते कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अब टाल दिया गया है। कांग्रेस ने कोविड-19 का हवाला देते हुए नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को टालने का फैसला किया है। कांग्रेस की इलेक्शन बॉडी ने पार्टी के नए प्रमुख के चुनाव के लिए 23 जून को वोटिंग कराने का प्रस्ताव रखा था। अब दोस्तों अगले चुनाव तक सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद संभालेंगी। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। IPL 2020 का आयोजन कौन से देश में किया गया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि IPL 2020 का आयोजन कौन से देश में हुआ था तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।